हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 करने वाले हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो ह्यूमन आई वाला जो चैप्टर है हम उसको समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के बारे में हम पढ़ेंगे दैट यूजेस लाइट एंड एनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट। जो लाइट को यूज करके हमारे को मतलब एक तरह से एनेबल करती है, हमारे को पॉसिबल मतलब हमारी जो साइट है उसको पॉसिबल बनाती है। बेसिकली हम किसी चीज को देख पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आवर आईज। ठीक है। वी विल ऑल्सो यूज द आइडिया ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड सम ऑप्टिकल फिनोमेना इन नेचर लाइक रेनबो फॉर्मेशन, ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार, ब्लू एंड रेड कलर ऑफ द स्काई एक्सेट्रा। ये सारी बातें भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम पहले बात करें ह्यूमन आई, तो ह्यूमन आई इज अ सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। तो देयर आर 5 सेंसेस इन ह्यूमन बॉडी। तो उसमें से एक सेंस ऑर्गन क्या है? आपका आई है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इट एक्ट लाइक अ कैमरा। ये बिल्कुल एक कैमरा की तरह वर्क करता है। एनेबल अस टू कैप्चर द कलरफुल पिक्चर ऑफ द सराउंडिंग। हमारे आसपास क्या चीजें हैं उसकी कलरफुल पिक्चर जो होती है उसको दिखाने में भी हमारी ह्यूमन आई जो होती है वो एक इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करती है। इट फॉर्म्स इन्वर्टेड रियल ऑन मतलब रियल इमेज को फॉर्म करता है, इन्वर्टेड होती है, एज वेल एज लाइट सेंसिटिव सरफेस रेटिना पे। तो रेटिना पे हमारे फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। तो बेसिकली वो इमेज कैसे बनाते हैं? रेटिना पे जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है? इन्वर्टेड बनती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज बनती है, रियल इमेज बनती है। ठीक है। और लाइट सेंसिटिव सरफेस एरिया पर बनती है। तो ये हमारा ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है। अगर आप इसको देखें ध्यान से तो इसमें आपको वेरियस इसके पॉइंट्स बता रखे हैं कि क्या कोई चीज़ है। ठीक है। तो जैसे आईलिड हो गया, फिर स्क्लेरा हो गया, आइरिस हो गया, प्यूपिल हो गया, कॉर्निया हो गया, ये सारे आपको इसमें बता रखे हैं। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या होता है? इट इज़ अ थिन मेम्ब्रेन थ्रू विच लाइट एंटर। मतलब जो हमारी लाइट एंटर करती है ना वो आपकी कॉर्निया के थ्रू करती है। ठीक है। सो इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट बल्ज। बल्ज क्या हो जाता है? बेसिकली इस तरीके से होता है ना ये तो ये आपका बल्ज जो होता है इन फ्रंट ऑफ द आई बॉल बनाता है कौन? कॉर्निया। ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन अकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। मतलब रिफ्रैक्शन जो होता है ना वो मोस्टली कहाँ पे हो जाता है? आपका कॉर्निया वाले पार्ट पर हो जाता है। ठीक है। अब हम आई बॉल की बात करते हैं। इट इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप। लगभग स्फेरिकल होती है, मतलब ऑलमोस्ट गोल होती है शेप में। एंड डायमीटर इज अबाउट 2.3 सेंटीमीटर इसका होता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। उसके बाद अगर हम आइरिस की बात करें, इट इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपल। आइरिस क्या करता है? आपके प्यूपल के साइज को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है। आइरिस। सो इट इज बिहाइंड द कॉर्निया। तो पहले आपका कॉर्निया आ जाएगा एंड बिहाइंड दैट आपको आइरिस देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। फिर हम क्रिस्टलाइन आई लाइन्स की बात करते हैं। तो ये क्या करता है? प्रोवाइड फोकस करता है। देखो एक तो हमारी जो आई है उसके अंदर आपको कॉन्वेक्स लेंस देखने के लिए मिलता है। ठीक है। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो आपको रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज को फॉर्म करता है। और कहाँ पर फॉर्म करेगा? एट द रेटिना। ठीक है। क्योंकि रेटिना में आपके फोटो रिसेप्टर्स होते हैं और वहां पर आपकी एक तरह से इमेज फॉर्म होती है। इट इज कंपोज्ड ऑफ फाइबर्स जेली लाइक मटेरियल। तो बेसिकली जो आई लेंस होता है वो किसका बना होता है? फाइबर्स, वेरियस फाइबर्स होते हैं उनका बना होता है और ऑलमोस्ट जेली लाइक मटेरियल होता है। ठीक है। दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस एंड कन्वर्ज द लाइट एट रेटिना। तो ये क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो ये सारी लाइट को कहाँ पे कन्वर्ज कर देता है? एट रेटिना। और इसीलिए वहां पर इमेज बनती है। और आपको ये भी याद रखना है कि इमेज जो वहां पर बनती है वो क्या होती है? रियल होती है एज वेल एज इन्वर्टेड इमेज होती है। ठीक है। अब अगर हम बात करें सिलियरी मसल्स, तो इट हेल्प्स टू चेंज द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। आई लेंस जो है ना उसके कर्वेचर को चेंज करने में हेल्पफुल होती है आपके क्या? सिलियरी मसल्स। हैंस द चेंज इज हैंस चेंजेस इट्स फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ को एडजस्ट करना हो सो दैट वी कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। तो बेसिकली हमारे जो ऑब्जेक्ट है अगर वो डिफरेंट पोजीशन पे होता है, कई बार पास होता है, कई बार दूर होता है, तो उसको सही से हम विजिबल हो हमको, इसके लिए सिलियरी मसल जो होती हैं वो आपका क्या करती हैं? जो आई लेंस है उसके एक तरह से उसके फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है। ठीक है। रेटिना क्या है? द मेम्ब्रेन विद लार्ज नंबर ऑफ सेंसिटिव सेल। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ सेंसिटिव सेल मिल जाती है और यहीं पर आपकी इमेज का फॉर्मेशन होता है। व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट रेटिना, लाइट सेंसिटिव सेल गेट्स एक्टिवेटेड एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो जैसे ही रेटिना पे इमेज का फॉर्मेशन होता है वहां पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल मतलब एक तरह से क्रिएट होते हैं एंड देन द सिग्नल आर सेंट टू ब्रेन वाया ऑप्टिक नर्व्स। तो ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू क्या होते हैं? वो ब्रेन तक पहुंचाए जाते हैं। ब्रेन देन उसको एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है सिग्नल को और
उसके बाद परसीव करता है इंफॉर्मेशन को, तो एग्जैक्ट समझने की कोशिश करता है कि एग्जैक्ट वो चीज़ है क्या। क्लियर है ये वाली बातें? ठीक है, अब हम एक इसका ऊपर जो इसके पार्ट्स रह गए हम उसको एक बार देख लेते हैं। तो हमें इसमें देखना है आईलिड्स जो होती हैं वो थिन फोल्ड ऑफ स्किन होती है कवरिंग एंड प्रोटेक्टिंग द आई, जो आई को कवर करती हैं एज वेल एज उसको प्रोटेक्ट करती हैं। एंड टू आईलिड इन द आई अपर एंड लोअर दैट वर्क टू कीप द आई मॉइस्ट, आई को प्रॉपर मॉइस्चर उसके अंदर मेंटेन रहे, आई काफ़ी ज़्यादा ड्राई ना हो, इसके लिए आईलिड जो होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द फॉरेन ऑब्जेक्ट एंड एक्सेसिव लाइट को, तो बेसिकली जो फॉरेन ऑब्जेक्ट, बेसिकली कोई बाहर से कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी आई में एंटर ना करे, इस चीज़ से प्रोटेक्ट करने में हेल्पफुल होती है। एज वेल एज एक्सेसिव लाइट हमारी आईज में एंटर ना करे, इसको भी ये कंट्रोल करती हैं। हेल्प स्प्रेड टीयर्स अक्रॉस द कॉर्निया, तो पूरे कॉर्निया के आसपास आपका टीयर जो है, बेसिकली आंसू जो है वो स्प्रेड हो, इस चीज़ को भी इंश्योर करती है। दे आर कंपोज्ड ऑफ लेयर ऑफ स्किन मसल्स एंड ग्लैंड दैट आर सप्लाइड विद द नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स एंड दे आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर विजन, तो बेसिकली आईलिड्स की ये आपको इंपॉर्टेंस बता रखी है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको देखना है तो आईज के लिए हमारा जिंक जो होता है एज अ मटेरियल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, विच सपोर्ट अस रेटिनल फंक्शन एंड मेलेनियन प्रोडक्शन। मेलेनियन क्या होता है, ये बेसिकली आपको जो आपको नींद आने में, बेसिकली आपकी जो सर्काडियम रिदम है उसको मेंटेन रखने में हेल्पफुल होता है, तो मेलेनिन के प्रोडक्शन में भी आपका जिंक की रिक्वायरमेंट होती है। और सेलेनियम एन एंटीऑक्सीडेंट दैट प्रिवेंट कैटरैक्ट, कैटरैक्ट होता है ना जिसे मोतियाबिंद कह देते हैं, उससे प्रोटेक्ट करता है कौन, सेलेनियम। ठीक है, एंड एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन, इसको भी एक तरह से कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद कॉपर ऑफन एडेड टू सप्लीमेंट टू प्रिवेंट द डेफिशिएंसी कॉज्ड बाय द हाई जिंक इनटेक आल्सो सपोर्ट द आई हेल्थ, तो आई हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए हमें कॉपर की भी रिक्वायरमेंट होती है। दीज मिनरल आर फाउंड इन द फूड्स लाइक ऑयस्टर, ऑयस्टर अगर कोई पर्सन खाता है तो वो एक अलग चीज़ है, अगर नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो। ठीक है, लीन मीट हो गया आपका, और उसके बाद बीन्स हो गया, इनमें आपको जिंक की क्वांटिटी अच्छी मिल जाएगी। होल ग्रेन में आपको सेलेनियम बहुत अच्छे से मिल जाता है। ठीक है, और बाकी आपके जो भी और भी जो सप्लीमेंट्स वगैरह हैं वो आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लेने चाहिए। ये जस्ट एक जनरल ओवरव्यू दिया जा रहा है आपको। ठीक है, सो अब हम लोग देखेंगे हाउ पीपल वर्क, तो पीपल किस तरीके से वर्क करती है। सो यू वुड हैव ऑब्जर्व दैट व्हेन यू कम आउट ऑफ सिनेमा हॉल आफ्टर वॉचिंग द मूवी इन द ब्राइट सनलाइट योर आई गेट क्लोज, तो बेसिकली क्या है, अगर सिनेमा हॉल में, अगर आप सिनेमा हॉल छोड़िए, आप कहीं पे भी अगर कहीं पर काफ़ी ज़्यादा जो लाइट है ना वो बिल्कुल या तो प्रेजेंट ही नहीं है या बहुत ही डिम है, और अगर आप फिर ऐसे स्पॉट पे जाते हो जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सनलाइट है, तो उस केस में क्या होगा, सनलाइट या और भी कोई लाइट है, तो उस केस में क्या होगा ना, आपकी आईज जो होती है ना, आईज वो प्रॉपर एक तरह से आपको कुछ विजिबल नहीं होगा, तो प्यूपिल एडजस्ट होती है। जब प्यूपिल एडजस्ट होगी उसके बाद जाकर आपको कोई चीज़ें अवेलेबल मतलब सीइंग हो सकती है आपकी, मतलब दिखाई देंगी बेसिकली। और ऐसे ही होता है जब आप बहुत ब्राइट लाइट वाले स्पॉट से किसी ऐसे डिम लाइट वाली जगह पर जाते हैं, तब भी आपको कुछ टाइम के लिए कोई चीज़ें भी दिखाई नहीं देती हैं, और फिर क्या होता है, हमारा प्यूपिल एडजस्ट हो जाता है एंड देन फिर हमें चीज़ें दिखनी लग जाती हैं। ठीक है, सो हेयर द प्यूपल ऑफ एन आई प्रोवाइड द वेरिएबल अपर्चर हुज साइज इज कंट्रोल बाय आइरिस, तो जो कंट्रोल कौन करता है, आइरिस आपका कंट्रोल करता है। व्हेन द लाइट इज ब्राइट आइरिस कॉन्ट्रैक्ट द प्यूपिल, तो जो प्यूपिल होती है, प्यूपिल क्या है, बेसिकली आपका ये है, और इसके बीच में ना जो ये आपका जो आइरिस है ना उसका डिफरेंट कलर होता है। बेसिकली अगर किसी की ब्लू आइज है तो उसका आइरिस जो होगा वो ब्लू कलर का होगा, किसी की ब्राउन आइज है तो ब्राउन कलर का होगा, लेकिन जो प्यूपिल है वो मोस्टली ब्लैक कलर की होती है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये आपका जो आइरिस कॉन्ट्रैक्ट करती है प्यूपिल को, सो दैट द लेस लाइट एंटर इन द आई, तो जब हमारे पास ज़्यादा लाइट अवेलेबल है तो हमारी आइज़ को, क्योंकि ज़्यादा लाइट एंटर करेगी तो हमें कोई चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी देखने के लिए, तो इस केस में क्या होता है, हमारे जो प्यूपिल होते हैं वो अपने साइज़ को कम कर देती है ताकि कम से कम लाइट हमारी आइज़ के अंदर एंटर करे और हम चीज़ों को आसानी से देख पाएँ। ऐसा ही सेम केस होता है, मतलब इसका उल्टा केस होता है कि जब बहुत ज़्यादा लाइट अवेलेबल है, बिल्कुल कम लाइट अवेलेबल है, यानी कोई डार्क रूम है, उस केस में क्या होता है, हमारा जो प्यूपिल होता है वो अपने साइज़ को बढ़ा कर लेता है, बेसिकली आइरिस उसके साइज़ को बढ़ा देती है, और जब वो उसके साइज़ को बढ़ा देती है तो आसपास का जो थोड़ा बहुत भी जो भी लाइट अवेलेबल होती है वो आपकी आइज़ में एंटर करती है और आप कुछ चीज़ें देखने के लिए अवेलेबल हो पाते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ देखना है, प्यूपिल ओपन कम्प्लीटली व्हेन आइरिस इज रिलैक्स, जब आइरिस पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएगी तो उस केस में प्यूपिल आपकी पूरी क्या हो जाती है, पूरी कम्प्लीटली ओपन हो जाती है। अब परसिस्टेंट विजन
persistence of vision, ठीक है। it is the time for which the sensation of an object continue in the eye। एक चीज को आपने देखा तो उसका persistence मतलब वो कितने टाइम के लिए आपके दिमाग मतलब आंख पे रहता है, एक तरह से persistence कितना है उसका, तो वो 1/16th of second इतने टाइम के लिए आपके आई के उसका persistence रहता है, ठीक है। अब पावर ऑफ एकोमोडेशन की बात करते हैं तो एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, ये क्या है, देखो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है कि जो हमारी एबिलिटी है ना आई लेंस की, वो अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, यही आपका क्या कहलाता है, एकोमोडेशन विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल। तो सिलियरी मसल्स क्या करती है, आई लेंस को एक तरह से उसको एडजस्ट करती है, बेसिकली फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में हेल्पफुल होती है, और प्यूपिल को साइज को एडजस्ट करने में आइरिस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। अब सिलियरी मसल्स की अगर हम बात करें, ये दो कंडीशन हो सकती है, या तो रिलैक्स हो सकती हैं या कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो जब ये रिलैक्स हैं तो इस केस में क्या होगा, आई लेंस बिकम थिन, इस केस में आपका आई लेंस जो होता है वो क्या हो जाता है, थिन हो जाता है, ठीक है। और इस केस में क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट के केस में आई लेंस जो होता है वो काफ़ी आपका थिक हो जाता है, इस केस में फोकल लेंथ जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, इस केस में आपकी फोकल लेंथ जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, और ये हमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखने के लिए भी हेल्पफुल होता है, बेसिकली कोई चीज़ दूर है तो उसको देखने में हेल्पफुल होता है। जब हमारी जो सिलियरी मसल्स हैं वो रिलैक्स हैं तो आई लेंस हो गया थिन, और उस केस में हमारा जो फोकल लेंथ होती है वो बढ़ जाती है, एज वेल एज इस केस में हम दूर की चीज़ों को आसानी से देख पाते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के केस में क्या होता है, आई लेंस जो होता है वो थिक हो जाता है और हमारी फोकल लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो इस केस में हम नियर बाई ऑब्जेक्ट को आसानी से देख पाते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें नियर पॉइंट ऑफ एन आई एंड फार पॉइंट, ये फोर नहीं है एक्चुअली, फार पॉइंट ऑफ द आई है, ठीक है, मतलब कितना दूर तक देख सकते हैं। तो मिनिमम क्या है आपका, मिनिमम डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। अगर आप पूरे अच्छे से देखना चाहते हो, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्टली डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन, मतलब बिल्कुल आपको क्लियर नजर आता है 25 सेंटीमीटर का, ये नॉर्मल आइज के केस में। और फार जो पॉइंट ऑफ आई होता है वो क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, बेसिकली आप कहाँ तक देख पा रहे हो, ठीक है, तो ये इन्फिनाइट तक माना जाता है, ठीक है। उसके बाद अब डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, पहले हमारा कैटरैक्ट हो जाता है, कैटरैक्ट जिसे हम क्या कह देते हैं, मोतियाबिंद भी कह देते हैं। तो कैटरैक्ट क्या हो जाता है, द इमेज कैन नॉट बी सीन डिस्टिंक्टली बिकॉज आई लेंस बिकम मिल्की और क्लाउडी। तो बेसिकली हो क्या रहा है, हमारा जो आई लेंस होता है ना वो फॉगी हो जाता है, बेसिकली आप उसको ना मतलब क्लियर नहीं रहता है, तो इस केस में क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पहले तो कैटरैक्ट बोलते हैं, और इट कैन कॉज कम्प्लीटली और पार्शियल लॉस ऑफ विजन। तो बेसिकली हो सकता है कि आपको पार्शियली लॉस ऑफ विजन हो जाए, या फिर आपका जो विजन है वो कम्प्लीटली लॉस भी हो सकता है। दिस कैन बी करेक्टेड बाय द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ जो आपका आई लेंस है उसका एक्स्ट्रा ग्रोथ जो भी है, आप उसको सर्जरिकली रिमूव करा सकते हैं, यानी कैटरैक्ट सर्जरी करा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मायोपिया, मायोपिया जिसे हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, ठीक है। इसमें एक पर्सन जो होता है, अ पर्सन कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, ये थोड़ा उल्टा होता है, ठीक है ना। नियर साइटेडनेस का मतलब है वो पास की चीजें देख सकता है लेकिन दूर की चीजें उसको नजर नहीं आएंगी, तो बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, ठीक है। और इमेज फॉर्म्ड होता है रेटिना पे, जैसे आपका नॉर्मल केस में क्या होता है, इमेज फॉर्म होती है रेटिना पे, इमेज फॉर्म एट रेटिना, पर जब मायोपिया वाला कंडीशन होता है उस केस में जो होती है ना, आपका जो ये इमेज फॉर्म हो रही है वो बिफोर रेटिना होने लगती है, ठीक है। अब इसके हम डिफेक्ट का रीजन देख लेते हैं। तो मायोपिया अगर आई होती है तो इसके रीजन क्या होते हैं, पहला होता है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। अगर हमारा जो आई लेंस है ना, आपका आई लेंस कौन सा होता है, पहले आपको ये याद रखना है, आई लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो इसका एक्सेसिव कर्वेचर हो जाता है, यानी ये थिक डिक्रीज द फोकल लेंथ, तो इसकी फोकल लेंथ को ये डिक्रीज कर देता है। तो इस केस में क्या होता है, देखो ये हम जैसे लेंस वाला केस पढ़ते थे, तो इसकी फोकल लेंथ यहाँ पर आ रही है, आपको पता है यहाँ पे कोई फोकल लेंथ हो रही है, बट इस केस में क्या हो रहा है, ये यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन कर दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, आपका डिक्रीज द फोकल लेंथ हो जाता है। दूसरा क्या हो जाता है, इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल भी इसका रीजन हो सकता है, ठीक है। अब करेक्शन कैसे करते हैं, अब इसको करेक्ट करने के लिए हमारे को क्या यूज करना पड़ता है, कॉन्केव लेंस को फॉर अप्रोप्रिएट पावर, ठीक है। अप्रोप्रिएट जो आपका लेंस का फोकल लेंथ जो है उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने के लिए, ताकि इमेज जो है अगेन रेटिना में फॉर्म हो। तो यहाँ पे वाले केस में देखेंगे इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इसमें आपका कॉन्केव लेंस लगा देंगे, उस केस में क्या होगा, इमेज अगेन जाकर आपका रेटिना पे फॉर्म होने लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद
हम दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं जिसे हाइपरमेट्रोपिया बोला जाता है। हाइपरमेट्रोपिया जो होता है उसमें फार साइटेडनेस होता है। बेसिकली आपको पास की चीजें नहीं दिखाई देती हैं, बट दूर की चीजें, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो होती हैं वो आपको नॉर्मली क्लियर नजर आता है। तो ये आपका नॉर्मल आई का केस हो गया, और ये वाला आपका केस हो गया जब आपका क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया वाला केस हो गया। तो इसमें जो इमेज फॉर्म हो रही है वो बिहाइंड द आपका रेटिना होती है, ठीक है। तो इसको भी करेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रीजन पहले डिफेक्ट के देख लेते हैं। तो इंक्रीज द फोकल लेंथ, इस केस में क्या हो रहा था, यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे आपका कर्वेचर ऑफ द लेंस हो रहा था, ठीक है, और डिक्रीज ऑफ द फोकल लेंथ हो रहा था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे वहाँ पे डिक्रीज था तो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, और एज वेल एज द वहाँ पे थिकनेस ऑफ द आई लेंस हो रहा था, यहाँ पे थिननेस ऑफ द आई लेंस हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ पर आई बॉल जो होती है वो उसका इलोंगेशन हो रहा था, यहाँ पर आई बॉल जो होती है वो टू स्मॉल हो जाएगी। ये भी इसका एक रीजन हो सकता है। अब इसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर हमने कॉन्केव लेंस का यूज किया था, यहाँ पर हमको कॉन्वेक्स लेंस का यूज करना है फॉर एप्रोप्रिएट पावर, ताकि आपका इमेज का जो फॉर्मेशन है वो अगेन रेटिना पे होना स्टार्ट हो जाए। क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे प्रेस बायोस्पिया, ठीक है, प्रेस बायोपिया। अब ये क्या होता है, एज वी बिकम ओल्ड द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीज। जो आई लेंस होता है वो सिलेरी मसल जो होती हैं वो उसको कंट्रोल रखती हैं, ठीक है, लेकिन ये जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है ये आपका यूजुअली डिक्रीज होता है द पॉइंट नियर ग्रेजुअली रिसीड अवे। तो बेसिकली हमारा जो एकोमोडेशन सिलेरी मसल्स करती हैं वो रिड्यूस हो जाता है। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड प्रेस बायोस्पिया, ठीक है। इस केस में आपका जो इमेज होता है वो प्रॉपर तरीके से फॉर्म नहीं हो पाता है। सो पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एज वेल एज हाइपरमेट्रोपिया, दोनों ही कंडीशन उस पर्सन की हो सकती हैं। तो रीजन फॉर डिफेक्ट क्या हो जाता है, ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल्स। जो एजिंग का प्रोसेस है आपका, उस केस की वजह से क्या होता है कि सिलियरी मसल जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं, एंड डिक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस एज वेल। ये दोनों ही केस होने की वजह से क्या होता है कि पर्सन जो होता है उसको मायोपिया एज वेल एज हाइपरमेट्रोपिया दोनों की केस से वो पर्सन सफर करता है, यानी इस कंडीशन को प्रेस बायोपिया बोला जाता है। अब करेक्शन क्या करेंगे, देखो हमें पता है कि मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, कॉन्केव लेंस चाहिए, लेकिन अगर हमें हाइपरमेट्रोपिया इसको करेक्ट करना है तो हमें क्या चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस चाहिए। तो हम इन दोनों को कंबाइन करके बायफोकल लेंस बना देते हैं। तो नीचे की साइड में, जैसे अगर ये आई लेंस है सपोज करिए, तो नीचे की साइड में आपको यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस मिल जाएगा, और यहाँ पर आपका कॉन्केव लेंस मिल जाएगा। इसकी हेल्प से आप दूर की चीजें क्लियर देख पाएंगे, और इसकी हेल्प से आप पास की चीजों को अच्छे से देख पाएंगे। तो बायफोकल लेंस कंसिस्ट बोथ कॉन्केव लेंस एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस। अपर पोजीशन कंसिस्ट ऑफ कॉन्केव लेंस एज वेल एज लोअर पोजीशन कंसिस्ट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। वही बात मैंने आपको बता दी है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखेंगे, अब हम बात करेंगे प्रिज्म की, ठीक है। सो अब देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म। देखो प्रिज्म जो है एक ट्रायंगल की शेप टाइप होता है, आपका ग्लास का बना होता है। तो इट हैज टू ट्रायंगुलर बेस, इसके दो ट्रायंगुलर बेस होते हैं, एंड 3 रेक्टेंगुलर बेस होते हैं। इसके 3 आपको रेक्टेंगल देखने को मिल जाएगा। बेसिकली एक यहाँ पे फेस वाला ट्रायंगल हो गया, एक पीछे फेस वाला ट्रायंगल हो गया, और इधर साइड से अगर लेफ्ट साइड में आपको देखोगे, राइट साइड में देखोगे, तो आपको एक रेक्टेंगल शेप का इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है, और नीचे भी आपको रेक्टेंगल शेप वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये आपको प्रिज्म को बता रखा है। तो यहाँ पे दी सरफेस आर इंक्लाइन टू ईच अदर, ये सारे जो सरफेस होते हैं एक दूसरे की तरफ इंक्लाइन होते हैं, एंड द एंगल बिटवीन इट्स 2 लेटरल फेसेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एक जो इसके जो 2 लेटरल सरफेस है उनके बीच में जो एंगल होता है उसी एंगल ऑफ प्रिज्म कहा जाता है, ठीक है। ये आपको दिखा रखा है एंगल ऑफ प्रिज्म। अब देखो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि जो प्रिज्म होता है वो डिस्पर्जन ऑफ लाइट करता है, ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना है। अब आपको पता है अगर हमारा रेयरर ऑफ मीडियम है और ये आपका डेंसर मीडियम है, ठीक है, तो होता क्या है कि आपकी सनलाइट यहाँ से एंटर करेगी, ठीक है। सनलाइट जब आपके एंटर करेगी, क्योंकि एक डेंसर मीडियम है, तो लाइट जो होती है वो आपका नॉर्मल के थ्रूआउट थोड़ी सी बेंडिंग को शो करेगी। तो जो लाइट होगी वो थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, ठीक है। अगर हम इसका नॉर्मल देख लें यहाँ पे, ऐसे अगर हम इसका नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे होता है इसका नॉर्मल, यहाँ पे कुछ ऐसे, तो ये इसका टुवर्ड द नॉर्मल थोड़ी सी बेंड करेगी, ठीक है। फिर क्या होगा, आपकी यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, ये बेंड करेगी, लेकिन जब ये यहाँ से निकलेगी ना, तो ये इस तरीके से ये अगेन
डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ करेगी तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल थोड़ी सी जाएगी। तो आपको जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर ये क्योंकि बेंडिंग हो रही थी, ये जाना चाहिए था इसको बिल्कुल सीधा, लेकिन एक्चुअली बेंडिंग को शो करा तो ये यहाँ पे फोल्ड हो गई। उसके बाद क्या होगा, इसको अगेन अब यहाँ पर से इसका जो रिफ्रैक्शन होगा वो इस तरीके से जाने लगेगा। ठीक है, तो ये आपका इमर्जेंट रे कहलाएगी। ठीक है, ये आपकी सनलाइट हो गया, इंसिडेंट एंगल हो गया, ये आपका रिफ्लेक्टिव एंगल हो गया। एंगल ऑफ प्रिज्म तो ये प्रिज्म का एंगल है। एंगल ऑफ डेविएशन, जितना डेविएशन उसने शो किया वो आपका, देखो पहले ऐसे जाती, अब वो इतना डेविएट होकर यहाँ पे गई, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है, अगर हम इसको बड़ा कर दें तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो आपका क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें, दिस इज नोन एज इमर्जेंट रे, और ये जो होगा आपका एंगल होगा, ये होगा इमर्जेंट एंगल। ठीक है, फिर एंगल ऑफ डेविएशन, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, ये आपकी व्हाइट लाइट बीम है, और जैसे ये ना डिस्पर्जन को शो करेगी तो एंगल ऑफ डेविएशन ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये ऐसे जाती, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होकर यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है। अब देखते हैं, देखो व्हाइट लाइट गई, यहाँ से इसका डिस्पर्जन स्टार्ट होता है। अब क्योंकि आपको एक बहुत ध्यान से चीज़ें को समझना है, देखो एक होती है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ अगर हम बात करें, एक जो ये आपका स्पेक्ट्रम होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको याद करने के लिए विबग्योर से आप याद रख सकते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, वॉयलेट आपका नीचे होता है तो विबग्योर उल्टा होता है। ठीक है ना, विबग्योर वॉयलेट और इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ऑरेंज और रेड। तो जो वेवलेंथ अगर हम बात करें, रेड कलर की वेवलेंथ जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए वो सबसे कम डेविएशन को शो करता है। ठीक है, ये सबसे कम डेविएशन को शो करता है। लेकिन अगर हम बात करें जो आपका वॉयलेट है, वॉयलेट क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, तो इसलिए वो सबसे ज़्यादा डेविएशन को शो करता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले ये क्वेश्चन कि इसमें सबसे ज़्यादा डेविएशन को कौन शो कर रहा है, तो आपको याद रखना है सबसे नीचे कौन है, वॉयलेट। तो सबसे ज़्यादा डेविएशन वॉयलेट करता है, लेकिन उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। और अगर हम बात करें जो रेड लाइट होती है वो आपका सबसे कम डेविएशन को शो करता है, बट उसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद ठीक है, अब inclined reflecting surface of the glass prism show exactly phenomena splitting of the white light into the ब्रांड ऑफ कलर। तो जो आपका प्रिज्म होता है वो यही काम करके आपको दिखाता है। इवन द रेनबो जो होता है वो भी सेम यही वाला आपका काम करके दिखाता है। बेसिकली एक सिंगल लाइट होती है और उस लाइट को डिस्पर्जन कर देता है। बेसिकली वो जो 7 कलर से मिलकर बनी हुई है उसमें उसको बांट देता है। ठीक है, द बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट ऑफ लाइट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। इस पूरे को आपको क्या कहा जाता है, विबग्योर से बोला जाता है, और ये आपका कलर स्पेक्ट्रम होता है। द स्प्लिटिंग ऑफ द लाइट इनटू द कंपोनेंट ऑफ कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन कहते हैं। द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ लाइट कलर ऑफ लाइट बैंड्स एट डिफरेंट एंगल with respect to the incident angle, the red light band least, मतलब सबसे कम बैंड करती है ना, एंड वॉयलेंट जो होती है वो बैंड करती है सबसे ज़्यादा मोस्ट। ठीक है, फिर आइजैक न्यूटन की अगर हम बात करें, ही वॉज द फर्स्ट हु ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट बाय यूजिंग द ग्लास प्रिज्म। तो यहाँ पे आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले आपका डिस्कवर करके दिखाया था। ठीक है, ही ट्राई टू स्प्लिट द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट मोर बाय यूजिंग अनदर सिमिलर प्रिज्म। तो उन्होंने क्या किया था, ये एक्सपेरिमेंट करके देखा था। इसमें क्या किया उन्होंने, एक लाइट मतलब एक प्रिज्म, 2 प्रिज्म लिए बेसिकली। एक प्रिज्म से यहाँ पर लाइट भेजी, अगर ये व्हाइट लाइट है तो ये 7 कलर्स में आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, डिस्पर्जन हो जाएगा। फिर इस डिस्पर्जन को सामने उन्होंने एक और प्रिज्म रख दिया, तो ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट जो है ना, वापस जो निकलेगी वो व्हाइट स्पॉट ऑफ लाइट निकलता है। सो इन्होंने यही वाला जो एक्सपेरिमेंट था ये करके दिया। तो ही रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट बाय यूजिंग द सेकंड प्रिज्म इन इन्वर्टेड पोजीशन। उन्होंने उस प्रिज्म को इन्वर्टेड पोजीशन लिया जो फर्स्ट प्रिज्म की पोजीशन थी। अलाउ ऑल कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम टू पास थ्रू द सेकंड प्रिज्म। ये जितने भी कलर इसमें से स्पेक्ट्रम से निकले थे उन्होंने उसके सामने दूसरा प्रिज्म रखा, देखा कि फिर इस तरीके से क्या, मतलब किस तरीके से आपका जो लाइट है वो फॉर्म होगी। तो यहाँ पर जब अब डिस्पर्जन ऑफ लाइट हुआ था, इसके बाद है ना, यहाँ पर आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट हुआ था और फिर जाके वापस से ये वाइट कलर में कन्वर्ज हो गया था, मतलब बेसिकली बन गया था। तो ही कंक्लूडेड दैट सन इज मेड अप ऑफ द 7 विजिबल कलर, दैट इज विबग्योर।
ठीक है, अब हम रेनबो के बारे में बात करने वाले हैं। रेनबो में ये कैसे होता है, रेनबो का स्पेक्ट्रम जो होता है वो कैसे 7 कलर्स में डिस्पर्स होता है, वो वाली बात देखने वाली है। अब जो प्रिज्म वाला काम हुआ था ना, वही हमारा सेम हमको रेनबो में देखने के लिए मिलता है। इट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन नेचर, ठीक है। इट इज फॉर्म ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय द टिनी वाटर ड्रॉपलेट जो होती है प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। हमारा बेसिकली जो एटमॉस्फेयर है, जब रेनफॉल हुआ, आफ्टर दैट रेनफॉल के बाद क्या होता है, बहुत सारे टिनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं आपके एटमॉस्फेयर में। तो उस केस में होता क्या है कि वो जो टिनी ड्रॉपलेट हैं वो आपके प्रिज्म की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। तो हमारा डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है और ऐसे मल्टीपल आपके ड्रॉपलेट्स होते हैं, जब वो एक साथ ये काम को करते हैं तो आपको रेनबो देखने के लिए मिलता है। तो द वाटर ड्रॉपलेट एट लाइक प्रिज्म, तो इट रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स इंसिडेंट लाइट एंड देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली, इंटरनल रिफ्रैक्शन करता है एंड फाइनली रिफ्रैक्ट इट अगेन व्हेन इट इमर्ज आउट ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट। तो a rainbow is always form in the direction opposite to the sun। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखनी है। जो रेनबो का फॉर्मेशन होगा वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सन होगा, ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिफरेंट कलर रीचेस ऑब्जर्वर आइज। तो एक पर्सन को बहुत सारे कलर उसमें से नजर आते हैं। रेड कलर अपीयर ऑन द टॉप एंड वायलेट कलर एट द बॉटम, आपको रेनबो में देखने के लिए मिलता है। ये आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा स्पेक्ट्रम दिखा रखा है कैसे हो रहा है। देखो, सनलाइट है, सनलाइट है, यहाँ पे बीम ऑफ लाइट आ रहा है आपका। अब बीम ऑफ लाइट यहाँ पे ये आपका ड्रॉपलेट ऑफ वाटर है, ठीक है, इसके अंदर एंटर कर रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे 7 कलर में डिवाइड हो जा रहा है। तो ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो रहा है। उसके बाद यहाँ से टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, ये रिफ्लेक्शन ना यही आपको आईज में विजिबल होता है। तो बेसिकली सन के अपोजिट डायरेक्शन में आपको स्पेक्ट्रम ऑफ जो ये लाइट है ये नजर आता है और इसी को हम बोलते हैं क्या, रेनबो। इसमें आपको सबसे ऊपर रेड कलर दिख जाएगा और नीचे की तरफ आपको वॉयलेट कलर दिख जाता है। ये जो होता है, अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट एंटर करती है तो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। जब लाइट टूट जाती है 7 अपने कंपोनेंट्स में तो उसको बोलते हैं क्या, डिस्पर्जन। अब क्योंकि लाइट जो होती है वो इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रही है तो इसे टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन बोल रहे हैं, और वापस से लाइट जो होती है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ आ रही है तो वो रिफ्रैक्शन को शो करती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, ए पॉइंट पे रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन टेक्स प्लेस। ए पॉइंट पे क्या हो रहा है, आपका रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो रहा है। बी केस पे क्या हो रहा है, इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस। पहला आपका रिफ्लेक्शन और डिस्पर्जन हो रहा है यहाँ पर इस केस में, ठीक है, ये वाला। उसके बाद बी ये वाला हो जाएगा आपका इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है और फिर आपका रिफ्लेक्शन और डिस्पर्जन ऑफ लाइट टेकन प्लेस हो रहा है, ठीक है। फिर हम बात करें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो अपेरेंट स्टार पोजीशन, बेसिकली आपकी स्टार की पोजीशन, अगर स्टार की एक्चुअल पोजीशन ये है तो आपको नजर वो यहाँ पे आता है। तो ये भी क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द बेंडिंग ऑफ द लाइट। यहाँ पर हमारा जो ऑलमोस्ट एटमॉस्फेयर है वहाँ पर क्या है, क्योंकि कोई एयर प्रेजेंट नहीं है, वैक्यूम वाली कंडीशन है, तो और यहाँ पर आपका जो रेयर मीडियम है और हम जब हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो वहाँ पर आपका डेंसर मीडियम होता है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ये जो आपकी लाइट होती है ना, ये टुवर्ड जो नॉर्मल होता है उसके टुवर्ड थोड़ी सी बेंडिंग को शो करती है, ठीक है। तो इस वजह से हमें जो चीजें होती हैं वो थोड़ी सी आपको अलग पोजीशन में नजर आती हैं। तो इट इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ स्टार लाइट। फिर द टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कीप वेरिंग। अब देखिए, जो नीचे वाली लेयर होती है, सबसे नीचे वाली लेयर जिसको ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आपका मीजोस्फेयर, फिर आपका थर्मोस्फेयर एंड देन फिर आपका एक्सोस्फेयर। तो बेसिकली जितनी भी लेयर्स है ना, यहाँ पर टेम्परेचर वेरी करता है, चेंज होता रहता है। हैंस वी हैव डिफरेंट मीडियम। तो अगर डिफरेंट मीडियम है तो उनकी डेंसिटी भी डिफरेंट होगी, और अगर डिफरेंट डेंसिटी है तो एक रेयरर से जब डेंसर में एंटर करेगा तो उस केस में वो अलग तरीके से टुवर्ड द जो नॉर्मल है उसके टुवर्ड बेंड करेगा। अब डेंसर से अगर आपका रेयर मीडियम की तरफ मूव करेगा तो ये अवे फ्रॉम द जो आपका नॉर्मल है वो मूव करेगा, ठीक है। तो बेसिकली जो आपकी स्टार की पोजीशन है वो फ्लक्चुएटिंग होती है, बेसिकली टिमटिमाता हुआ यानी ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार नजर आता है। द टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ द यहाँ पे पढ़ लेते हैं इसको क्या लिखा है, द टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ द डिफरेंट, ठीक है। फिर हमारा क्या हो रहा है, डिस्टेंस स्टार एक्ट एज अ point of source of light when the starlight enter the earth's atmosphere undergo the
रिफ्रैक्शन कॉन्टिन्यूसली, मतलब बेसिकली बार बार चेंज हो रहा है ड्यू टू द चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम द रेयर टू डेंसर मीडियम, इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल और away from the normal. Due to this, the apparent position of the star in is different from the actual position. तो जो स्टार की एक्चुअल पोजीशन है उससे वो आपका डिफरेंट पोजीशन पे आपको नजर आता है. एंड द स्टार अपीयर हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन. तो जो स्टार होता है वो एक्चुअली हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन आपको नजर आता है. ठीक है. उसके बाद अगर हम बात करें, ये ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार है. ये पहले आपको पोजीशन दिखा रहा था कि अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार क्यों होती है, ये आपको अलग नजर क्यों आता है. और ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार भी सेम इफेक्ट की वजह से होता है क्योंकि डिफरेंट लेयर है और वहां पर आपको डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से डिस्टेंट स्टार एक्ट एज अ पॉइंट ऑफ लाइट सोर्स. ठीक है. ये सारी आप बातें पढ़ सकते हो इसमें. Hence the amount of light enter in our eyes fluctuating, sometime bright and sometime faint. So this is called twinkling of the star. ठीक है. Now एक क्वेश्चन है, why the planet do not twinkle? planet नहीं ज़्यादा twinkle नहीं क्यों नहीं करते हैं? The planet are closer to earth. planet जो होती है वो closer to earth होती है and are even seen in the extended source of light and the collection of the large number of point-sized sources of light. Therefore, the total amount of light entering in our eye from all different point source will nullify the twinkling effect. तो बेसिकली क्या होता है, प्लेनेट क्योंकि हमारे ज़्यादा पास है, ठीक है, और क्योंकि वो हमारे ज़्यादा पास है तो इस वजह से क्या होता है कि एक्चुअली उनकी ट्विंकलिंग नज़र नहीं आती है क्योंकि डिफरेंट लाइट के बीम आते हैं और हमारी आईज में एंटर करते हैं तो वो एक्चुअली नलीफाई कर देते हैं इस ट्विंकलिंग इफेक्ट को और हमें जो प्लैनेट होते हैं वो ट्विंकलिंग की तरह नज़र नहीं आते हैं. फिर एडवांस सनराइज आपको नज़र क्यों आता है ये भी आपको समझना चाहिए. देखिए, सबसे ज़्यादा अगर हम लाइट के स्पेक्ट्रम की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड लाइट की. ठीक है. रेड वाली लाइट जो होती है उसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है. तो एक्चुअली क्या होता है, जब सन की पोजीशन जो है, एक्चुअल सन यहाँ पे है और आपको अपरेंट पोजीशन सन की यहाँ पर नजर आती है, तो होता क्या है, दिस इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. जानते हैं आप, टुवर्ड नॉर्मल ये बेंड करेगा तो आपको क्या होता है, पोजीशन उसकी डिफरेंट नजर आती है. बिकॉज ऑफ द सन इज विजिबल एट 2 मिनट अर्लियर देन एक्चुअल सनराइज बिफोर द 2 मिनट. अच्छा, इसमें एक आपको ध्यान रखना है, क्योंकि रेड लाइट जो होती है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए हमें वो जो सनराइज है या सनसेट है उसके टाइम में जो आपको स्काई होता है वो भी आपको कैसा नजर आता है, ऑलमोस्ट रेडिश कलर में नजर आता है. ये भी आपको क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है क्योंकि वो सबसे ज्यादा वेवलेंथ है तो वो सबसे पहले हमारे आईज की तरफ पहुंचती है. ठीक है. अब apparent flattening of the sun disk as sunset and sunrise due to the atmospheric refraction, ये होता है, ये वाले बता रखा है. अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बात करेंगे, टिंडल इफेक्ट की. तो व्हेन टिंडल इफेक्ट क्या होता है, बेसिकली जैसे सपोज कर लीजिए यहाँ पर आपका है ना एक पूरा विंडो है और विंडो पे क्या हुआ है कि यहाँ से ना एक कोई इसमें होल है, उसमें से लाइट पास होके आ रही है. तो उस लाइट में से आपको ना, जब आप उस लाइट को ध्यान से देखेंगे तो उसमें ना बहुत सारे पार्टिकल जो होते हैं वो रैंडमली मूव करते हुए आपको नजर आ जाएंगे. उसी को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं. व्हेन द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक विद अ माइन्यूट पार्टिकल, तो यहाँ पे बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक विद अ माइन्यूट पार्टिकल. माइन्यूट होता है मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ डस्ट एंड मॉलिक्यूल ऑफ द एयर एंड पाथ ऑफ द बीम बिकम विजिबल. तो पाथ ऑफ द जो बीम है, बेसिकली लाइट अगर इस तरीके से आ रही है तो आपको पाथ ऑफ द बीम जो होगा वो आपको नजर आता है. द phenomena of scattering of light by the colloidal particle gives us Tyndall effect. तो ये आपको क्या देता है, Tyndall effect देता है. It can be observed when sunlight passes through a canopy of dense forest. तो बेसिकली एक dense forest है, उसमें वेरियस ट्रीज हैं, उनकी जो कैनोपी है, ठीक है, उनके बीच में से आपको कहीं पे सनलाइट नजर आ रही है तो वो भी आपको टिंडल इफेक्ट शो करा सकती है. इट कैन बी, ठीक है. सो द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल. अगर वेरी फाइन पार्टिकल है, बेसिकली आपको ये जो कोई चीज नजर कैसे आ रही है, पार्टिकल्स कैसे हैं, इस पे डिपेंड करता है. अगर वेरी फाइन पार्टिकल है तो आपको जो स्कैटरिंग होगी लाइट की वो ब्लू कलर की नजर आती है. दैट इज वाई आपका जो स्काई होता है वो कैसा नजर आता है, आपको ब्लू नजर आता है. लार्ज पार्टिकल अगर होंगे हमारे उसमें तो आपको रेडिश कलर का नजर आ सकता है. ठीक है. और अगर वेरी लार्ज पार्टिकल है तो उस केस में स्काई जो होगा वो अपरेंट होता है बिल्कुल व्हाइट कलर का. ठीक है. व्हेन द क्लाउड अपीयर व्हाइट. तो अब ये रीजन आपको समझ आएगा. जो क्लाउड है वो क्या है, बेसिकली आपका बहुत छोटी छोटी टिनी ड्रॉपलेट्स हैं और वो सारी इकट्ठी हो गई हैं. ठीक है. तो वहां पे क्या है, वेरी लार्ज फॉर्म बना लिया उन्होंने. ठीक है. और इस वजह से वो आपको व्हाइट नजर आते हैं. तो द साइज ऑफ वाटर ड्रॉपलेट स्कैटरिंग पार्टिकल इज वेरी लार्ज एज द स्कैटर ऑल द वेवलेंथ ऑफ द लाइट ऑलमोस्ट इक्वली. तो जितनी भी लाइट उस पर आती है उसको वो ऑलमोस्ट क्या कर देता है, आपका स्कैटर कर देता है.
सो दैट इज वाई जो आपका स्काई होता है वो आपको व्हाइट नजर आता है. वाई द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू? द मॉलिक्यूल ऑफ एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल इन द एटमोस्फेयर हैव साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट. तो उनका जो पार्टिकल साइज होता है वो स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट होता है. सो इसी वजह से सिंस द ब्लू लाइट हैज शॉर्टर वेवलेंथ देन रेड इट विल स्कैटर द मोस्ट. सो दैट इज वाई हमको जो ऑलमोस्ट ब्लू और आपका इंडिगो और इन सबको मिला के ना ऑलमोस्ट स्काई ब्लू जैसा कलर आपका दिखाई देता है. ठीक है, और ये आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट को दिखा रहा है. तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द वेवलेंथ ऑफ द जो आपका स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है, क्योंकि वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है रेड कलर के लाइट की. सो दैट इज वाई वो सबसे कम आपका क्या करता है, स्कैटरिंग को शो करता है. और अगर हम बात करें जो आपकी वेवलेंथ ब्लू जो होता है आपका, उसकी कलर की सबसे कम वेवलेंथ होती है, तो वो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग को शो करता है. ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, इफ देयर इज नो अर्थ एटमोस्फेयर व्हाट विल हैपन टू द स्कैटरिंग फिनोमेना. अब इस केस में होगा क्या, तो देयर विल बी नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, द स्काई विल अपीयर डार्क. क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहां पर हमारा जो एटमोस्फेयर है वही आपकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हेल्पफुल होता है. अगर वो नहीं होगा, इन दैट केस क्या होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी और आपका जो स्काई होगा वो आपको डार्क कलर का नजर आएगा. अब कलर ऑफ द सन, सनराइज और सनसेट के टाइम में जो कलर ऑफ द सन होता है वो क्या होता है, रेड होता है अप्रोक्सीमेटली. ठीक है, क्योंकि वही है यहाँ पर आपके रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है और जो ब्लू कलर की वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है. तो सबसे ज्यादा स्कैटर उस टाइम में आपकी क्या कर रही थी, रेड कलर कर रहा होता है. द लाइट लॉन्गर वेवलेंथ रेड कलर विल रीच टू आवर आईज, दिस इज व्हाई द सन अपीयर्स रेड इन कलर. ठीक है, व्हाई द डेंजर साइन और द सिग्नल मेड अप ऑफ रेड कलर, अगेन क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है और वो आपकी आईज में बहुत दूर से भी आपको नजर आ सकता है. ठीक है, तो ठीक है, इट इज बिकॉज मैक्सिमम ये आपका लीस्ट, ये देखो रेड कलर स्कैटर द लीस्ट, ये स्कैटर बहुत कम करता है और स्ट्राइक द स्मॉल पार्टिकल ऑफ द फॉग एंड स्मोक बिकॉज इट हैज मैक्सिमम वेवलेंथ. ठीक है, एट नून द सन अपीयर्स वाइट, दोपहर के टाइम में सन जो होता है आपका क्या होता है, व्हाइट नजर आता है. उसका भी रीजन क्या है, एट नून द सन इज ओवरहेड एंड सनलाइट वुड ट्रेवल शॉर्टर डिस्टेंस. इस केस में आपको जो सनलाइट है उसको शॉर्टर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा है रिलेटिवली थ्रू द एटमोस्फेयर. हैंस द नून द सन अपीयर्स वाइट एज ओनली लिटिल ऑफ द ब्लू एंड वॉयलेट लाइट कलर आर स्कैटर. तो बहुत ही कम आपका जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, दैट इज जो कलर होता है वो आपको व्हाइट नजर आता है. ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और अभी इसके हम क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. ठीक है, थैंक यू.